अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन और आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं और किन किन कंडीशन में जो है कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन हमें सूट करती है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या मेथड है इसके। तो आइए शुरू करते हैं। Complementary titration is a form of volumetric titration in which the formation of a colored complex is used to indicate the end point of a titration. जैसे कि हम जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कौन सी होती है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने करी होगी जिसमें फेनोल्फथलीन हम यूज करते हैं और एंड में पिंक कलर आ जाता है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की टाइप है, जिसमें हमारे पास मेटल और लीगेंड हमारे पास बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या लोन पे डोनर होता है और मेटल लोन पे एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेशन होती है और इन दी एंड हमारे पास जब कॉम्प्लेक्सेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास जो इंडिकेटर होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक कलर जनरेट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एंड पॉइंट आ चुका है। आगे द कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अ मेटल आयन यानी एन एक्सेप्टर, a central atom or a cation with an anion, a neutral molecule और very rarely positive ion। बिल्कुल अभी जो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास जो फॉर्म होते हैं वो किस किस के दरमियान होते हैं। मेटल आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये कैटाइन होता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और किसके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एनाइन के साथ। एनाइन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होता है या रियरली पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। Compleximetric titration are particularly useful for the determination of a mixture of a different metal ions in the solution। हम नॉर्मली किस लिए यूज करते हैं इस टाइट्रेशन को, जहां पे हमारे पास मेटल हो या मेटल के मिक्सचर्स हो, वहां पे हम पर्टिकुलरली मेटल के एनालिसिस के लिए यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको देखते हैं। An indicator capable of producing a distinct color change is usually used to detect the end point of the titration। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए हम जो है वहाँ पे इंडिकेटर यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्सिमेट्री क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच आर स्लाइटली आयोनाइज्ड इन सोल्यूशन लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे हमारे पास आयोनाइज्ड सोल्यूशन हो, या हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो। अच्छा, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया है? यहाँ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो हम उसको ड्राई या फिर जो है पीएच मेट्री के थ्रू या कलरोमेट्री के थ्रू जो हम इसको डिटेक्शन कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ में हमारे पास स्केल बनता है और जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिमेट्री कहाँ होती है? ज्यादातर वहां होती है जहां पे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन यानी Mn प्लस विद आइदर एन एनाइन, यानी कि एनाइन हमारे पास क्या हो सकता है, Cn साइनाइड जो है जिसपे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक NH3 इज अ न्यूक्लियर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसके साथ ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। द मेटल आयन इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम। मेटल आयन हमारे पास बीच में होता है, इसके सराउंड में हमारे पास लेट सपोज अगर हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हमारे पास 6 साइड्स जो है वो कवर्ड हो रही होती हैं कॉम्प्लेक्सेशन में। तो मेटल हमारे पास बिल्कुल बीच में लोकेट होगा और इसकी 6 साइड्स जो हैं वहां पर हमारे पास क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। द एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज नोन एज द लिगेंड। जो हमारे पास एनाइन होता है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे पास बेसिकली एज अ जो है लिगेंड हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे पास टाइप्स हैं। मेटल जो है हमारे पास जो जर्नल हम इस्तेमाल करते हैं मेटल के लिए टर्म वो है M प्लस होती है और लीगेंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं L। तो M प्लस और L जो है जब आपस में कॉम्प्लेक्सेशन बनाते हैं तो हमारे पास ML कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास साइनाइड की है Ag के साथ, कि Ag जो है वो साइनाइड के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो AgCN2 बनाता है और ओवरऑल चार्ज आपके पास -1 हो जाता है, क्योंकि Ag +1 चार्ज है, Cn पे -1 चार्ज है, तो Cn यहाँ पे 2 है तो प्लस माइनस नॉर्मली करके हमारे पास कॉम्प्लेक्सेशन पे -1 चार्ज आ गया। इस तरीके से कॉपर साइनाइड के साथ किस तरीके से बनाता है, कॉपर +2 और साइनाइड जो है 4 मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो Cn एज अ 4 जो है हमारे पास लगा हुआ होता है कॉपर के साथ और ओवरऑल -2 का चार्ज आता है। और Ag के साथ जब NH3 कॉम्प्लेक्स बना आता है तो AgNH3 और हमारे पास ओवरऑल चार्ज +1 आता है क्योंकि NH3 हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल है। सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज अ लुईस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
हमने लुईस एसिड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है एसिड बेस में। तो लुईस एसिड हमारे पास कौन से होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, वेयर एज जो हमारे पास लुईस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो कि हमारे पास लिगेंड है। और यहाँ पर बॉन्डिंग कौन सी हो रही थी, यहाँ पे डेटिव बॉन्डिंग हो रही होती है, यानी कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल एटम यानी कि आयन एक्सेप्टर एंड द लिगेंड डोनर। Dative bond is similar to the covalent bond form of two electrons, but in dative bond, the electrons pair are donated from one atom to another. The atom gives the electron pair is known as the donor, while the atom acceptor electron pair is known as the acceptor. The bond is represented by an arrow from donor to acceptor. Covalent bond में क्या होता है, हमारे पास शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, दोनों जो पार्टीज होती हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही होती है। जबकि डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, एक ही पार्टी इलेक्ट्रॉन दे रही होती है पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर, और दूसरी पार्टी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही होती है। और डेटिव बॉन्डिंग में जहां पे एरो की टेल होती है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, लोन पेयर दे रहा होता है, और जो जहां पर हेड होता है जिसकी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। यहाँ पर हमने छोटी सी एग्जाम्पल बना के दिखाई है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म टू अ मेटल आयन बाय इट्स लिगेंड, कितने हमारे पास बेसिकली डेटिव बॉन्ड्स बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है। कैरेक्टर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज इवन नंबर, हमेशा इवन नंबर में होंगे, ऑड नंबर में नहीं हो सकते, यानी कि 1 और 3, 5 नहीं हो सकते, हमेशा क्या होंगे 2, 4, 6। 2 जो है वो अच्छा मेटल के लिए हम देख सकते हैं कि Ag हमेशा 2 कोऑर्डिनेशन नंबर देगा, Ni+2 जो है यानी निकल +2 जो है वो 4 देगा, और कॉपर +2 Fe+3 या क्रोमियम +3 जो है हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा होता है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है कि इट इज यूजुअली डबल द चार्ज ऑफ द मेटल। हमारे पास जो भी चार्ज होगा मेटल का उसके डबल अगर हम कर दें तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एक जनरल टर्म है ये। The charge of a complex is the algebraic sum of the charge of the central ions and ligand. Of course ये तो हम खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि Ag या जो हमारा मेटल है और जो हमारे पास जो लिगेंड है उनको अगर हम प्लस माइनस कर दें उनके चार्जेस को, तो हमारे पास जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा। The higher the valence of the metal ion, the more stable the complex. फेरिसाइनाइड इज मोर स्टेबल देन दी फेरोसाइनाइड। ऑफ कोर्स मेटल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा शिद्दत के साथ, यू कैन से शिद्दत के साथ जो है वो लिगेंड को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होंगी बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल, उतना ही ज्यादा जो है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल बनेगा। इसी तरीके से इसीलिए इसमें बताया कि फेरिक जिसपे Fe पे +3 चार्ज होता है वो मोर स्टेबल बनाएगा फेरोसाइनाइड से जिसपे Fe पे +2 चार्ज होता है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कौन कौन से हैं भाई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइट्स अटैच्ड टू द मेटल आयन। हमारे पास कौन कौन से किस किस टाइप के लिगेंड होता है? हमारे पास यूनिडेंटेड होता है यानी मोनोडेंटेड भी हम इसको कहते हैं, या सिंपल लिगेंड भी हम इसको कहते हैं। द लिगेंड अटैच्ड टू मेटल एट वन साइट यानी फॉर एग्जांपल H2O, NH3, Cn negative, Cl negative, I negative, Br negative, I forming one coordinate bond or the capable of donating one unshared pair of electron। वो तमाम लिगेंड जो सिर्फ एक ही लोन पेयर दे सकते हैं या उनके पास कैपेबिलिटी ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की होती है या लोन पेयर डोनर की होती है, वो हमारे पास कौन से होते हैं? यूनिडेंटेड होते हैं। हमारे पास नीचे एग्जांपल है कॉपर और अमोनिया की। अमोनिया जो है उसके पास एक ही नाइट्रोजन है जो कि लोन पेयर दे सकता है, तो ये एक ही जो है वो लोन पेयर देगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास कॉपर अमोनिया का बना है तो इसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो इसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि एक कॉपर के साथ 4 अमोनिया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि लिगेंड की खाली, लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो वहां पे 1 आएगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर जो दे सकता है हमारा लिगेंड। अच्छा, बाइडेंटेड कौन सा होता है? बाइडेंटेड वो लिगेंड्स होते हैं जो आपके पास एक से ज्यादा यानी दो जो है वो हमारे पास लोन पेयर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन के पास 2 अमोनिया है और दोनों के दोनों अमोनिया जो है वो लोन पेयर दे सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है बराबर में कि एक कॉपर है। अच्छा, अगेन ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। 4 इसलिए होगा कि हमारे पास अगेन कॉपर के पास जो लोन पेयर्स आ रहे हैं वो 4 टोटल आ रहे हैं 4 नाइट्रोजन के थ्रू। लेकिन अगर मैं लिगेंड की बात करूं तो लिगेंड के नंबर क्या होगा? लिगेंड का नंबर होगा 2। इसी तरीके से हमारे पास ट्राइडेंटेड भी होगा।
इसके 3 साइड्स होंगी, यानी कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 अमोनिया लगे हुए हैं, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन है, और टेट्रा लिगेंड क्या होगा हमारे पास, जिसकी 4 साइड्स होंगी। तो हमने बेसिकली जो है वो ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन एक एक जो है वो अमाइन बढ़ाते जा रहे हैं, और एक एक जो है वो इथाइलिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो लिगेंड की अटैचमेंट साइट्स बढ़ती जा रही है। अब आ जाता है वर्ड चिलेशन। द वर्ड चिलेट जो है वो नाम से अंदाजा हो रहा है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि बल्की होगा, बल्की नेचर का होगा, जिसको तोड़ना आसान नहीं होगा। यानी जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से स्टेबिलिटी भी हमारे कॉम्प्लेक्स की बढ़ती जा रही है। चिलेट क्या होता है? इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन द लिगेंड कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप्स और मेटल टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। जो रिंग स्ट्रक्चर हमारा बन रहा होता है ये बेसिकली किसी और न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने से रोकता होता है, क्योंकि वो रिंग फॉर्म कर लेता है, चारों साइड से उसको घेर लेता है मेटल को, और जितना ज्यादा मेटल घिर जाएगा उतने ही ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा, क्योंकि उस आउटसाइड जो फोर्सेज हैं उस पर एक्ट नहीं कर रही होंगी। चिलेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप्स विच कंबाइंस विथ मेटल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हैविंग, यानी कि वही बात कि 2 से ज्यादा होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड का, वो हमारे पास चिलेटिंग एजेंट्स में आ रहे होते हैं। चिलेट्स आर यूजुअली insoluble in water but soluble in organic solvents। चिलेट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। क्यों नहीं सॉल्यूबल होते? क्योंकि हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं ये मेनली जो आपके पास जो जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से ज्यादा होता है, मेनली जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो इसी से हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास जितने ज्यादा हम ऑर्गेनिक नेचर बढ़ाते जाएंगे लिगेंड की, या ऑर्गेनिक जो है वो पार्ट्स बढ़ाते जाएंगे हम लिगेंड का, उतनी ज्यादा हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक सॉलिड में डिसॉल्व होने की सलाहियत बढ़ती जाएगी। अच्छा, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट लिगेंड्स विच फॉर्म वाटर सॉल्युबल चिलेट्स। अच्छा, अब जो वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको हम सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईडीटी के जो है हमारे पास जो वो होते हैं लिगेंड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि वाटर के पास ईडीटी के पास OH आइंस होते हैं, OH पार्ट्स होते हैं 4 साइड्स पे। यानी अगर मैं बात कर दूं कोऑर्डिनेटर साइड की, कोऑर्डिनेटर यहाँ पे कौन कौन से? 2 अमोनिया होते हैं, 2 अमोनिया होते हैं, और आपके पास बाकी 4 जो होते हैं वो OH होते हैं। तो OH जो होता है हमारा वो H जो है वो डोनेट कर सकता है, यानी जो आपके पास बेसिकली वो है H+ आयन है वो डोनेट कर सकता है, और जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड H+ आयन डोनेट कर सकते हैं वो बेसिकली आपके पास क्या बनाएंगे? आपके पास चार्ज बना देंगे, और जहां पे चार्ज आ जाएगा वहां पर आपके पास पोल्स बन जाएंगे, जहां पोल्स बन जाएंगे हमारे पास क्या है? वाटर सॉल्युबल चीज बन जाएगी, बिकॉज ऑल द पोलर सॉल्वेंट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन, हमारे पास 4 किस्म की कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं: डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन एंड अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ द मेटल। एक एक करके हम चारों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाती है डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट नाम से अंदाजा है कि इसमें डायरेक्टली ईडीटीए जो है वो हमारा रिएक्ट कर रहा होगा, कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा हमारे मेन सैंपल मेटल के साथ। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन द सैंपल सोल्यूशन ऑफ द मेटल आयन इन द प्रेजेंस ऑफ द सुइटेबल बफर इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड डाइसोडियम यूटिएट सोल्यूशन। हमारा जो भी सैंपल है मेटल का वो इन द प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल बफर। अब यहाँ पे बफर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बफर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पे आपके पास 4 OH आयंस मौजूद हैं, यानी 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद हैं। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रेडिली H+ आयन डोनेट कर सकते हैं, और जब ये आयन डोनेट करेंगे हम चाहते हैं डोनेट कर दें। क्यों डोनेट करते हैं? क्योंकि जैसे ही डोनेट करेंगे हमारे पास बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर डोनर है, और अगर हाइड्रोजन उसके साथ अटैच रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन देना। तो हम तो चाहते हैं कि हाइड्रोजन उसके पास से अलग हो जाए, हट जाए, और फिर हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर साइड है, कोऑर्डिनेशन साइड है, वो एक्टिव हो जाए हमारे पास किसकी? ईडीटीए की। तो H+ हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम बेसिक इन्वायरमेंट देंगे, यानी हम pH रखेंगे 8, 10 या 12। जब हम इस pH पे काम करेंगे तो हमारे पास जो H+ आयन है खत्म हो चुका होगा, डाइल्यूशन हो चुकी न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी होगी OH आयन और प्लस H आयन की। तो बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेशन खुल जाएगी और हमारे पास ईडीटी है जो मेन इफेक्टिवली एक्ट करेगा। और इसके अलावा अगर हम एसिडिक pH देंगे तो हमारे पास जो इसका अमोनिया भी था, अमोनिया भी क्या करेगा? जो उसके जो लोन पेयर्स हैं उससे वो जो हमारे पास प्रेजेंस
हमारे पास जो मीडियम में H पॉजिटिव आयन मौजूद है उसके साथ क्या करेगा, उसको अपने लोन पेयर दे देगा। तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो अमोनिया वाली साइड भी है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। तो एसिडिक पीएच तो हम दे ही नहीं सकते। हम क्या चाहते हैं कि हम जो है वो ईडीटी को बेसिक इन्वायरमेंट का बफर इसलिए दें क्योंकि हर एक OH के साथ, हर एक ईडीटी के साथ 4 H पॉजिटिव आयन मौजूद हैं। तो जब भी ईडीटी कॉम्प्लेक्स बनाएगा 4 H पॉजिटिव आयन निकलेंगे उसमें से और वो एसिडिक मीडियम बनता जाएगा। तो हम लोग पीएच कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उस कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे बफर इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। MEDT यानी कॉम्प्लेक्स जो है मस्ट बी मोर स्टेबल देन दी M इंडिकेटर। अच्छा, यहाँ पर जो है जब भी हम कॉम्प्लेक्स में टाइट्रेशन करते हैं EDTA पहले इंडिकेटर पहले डाल देते हैं क्योंकि EDTA जो है उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स है इसका अपना इंडिकेटर का must be more stable than the MDTA complex must be more stable than the M metal indicator complex। जो हमारे पास जो मेटल का सैंपल था उसको हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर डाल देते हैं। ठीक है, मेटल इंडिकेटर जो है वो यानी हमारा जो सैंपल था उसका जो है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम EDT डालते रहेंगे तो EDTA और मेटल उसका कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी इसका जो KF है फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो ज्यादा है किससे, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स से। तो जैसे जैसे हम इंडिकेटर EDTA डालते आएंगे हमारे पास मेटल इंडिकेटर हटता जाएगा और जो है क्या होगा, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और इंडिकेटर साइड होता जाएगा। जैसे ही एट द एंड पॉइंट हमारे पास सारा का सारा मेटल EDTA बन गया यानी सारा का सारा मेटल कंज्यूम हो गया है, तो अब जो EDTA का 1 ड्रॉप भी डलेगा या 1 मॉलिक्यूल ऑफ EDTA भी जो एक्सेस में आएगा उसका कॉम्प्लेक्स किससे बन जाएगा, किसके साथ बन जाएगा, हमारे पास EDTA इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो भी कलर जनरेट करेगा और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारे पास एंड पॉइंट आ गया, यानी कि सारे का सारा मेटल जो है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना चुका है। द कंपाउंड टू बी डिटरमाइंड इज वाटर सॉल्युबल, ऑफ कोर्स वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। द रिएक्शन बिटवीन EDTA एंड द मेटल मस्ट बी रैपिड। इफ द रिएक्शन इज स्लो इट मस्ट बी कैटलाइज्ड। अगर हम डायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि फौरन एनालिसिस है। अगर ऐसा स्लो रिएक्शन होगा तो हमारे पास एरर आ सकता है। Mn+2 should not precipitate at the pH of the titration if N plus is PPT as MOH auxiliary region must be added to the prevent the। अच्छा, अगर हमने बेसिक pH दे दी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास जो मेटल है वो एक्सिस OH के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं, बेसिकली एक मॉलिक्यूल बना के, फॉर एग्जांपल MgOH2 होता है या CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी बना सकता है। तो हमने ये भी देखना है कि वो भी चीज नहीं बननी चाहिए। अच्छा, किस तरीके से इस पे काम हो रहा होता है, यहाँ पास मेथड है डायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ द वाटर हार्डनेस। वाटर हार्डनेस इज अच्छा, ये एक एग्जांपल है वाटर हार्डनेस की। हम वाटर की हार्डनेस हम जो है वो कॉम्प्लेक्स में टाइट्रेशन के थ्रू कर रहे होते हैं। वाटर हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। EDTA फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्लस, दोनों के साथ EDTA जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स जो है वो मोर स्टेबल होता है देन दी मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसकी वजह अक्सर जो है वो वजह भी पूछ लेते हैं कि भाई कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है निस्बतन MgOH की। इसकी वजह ये कि कैल्शियम का साइज होता है बड़ा होता है और EDTA का साइज भी बड़ा होता है। अगर हम मेटल का साइज छोटा रखेंगे तो जो चिलेट बनेगा वो ज्यादा अच्छा नहीं बन सकता, उसको वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो समझ लें इसकी शेप खराब हो जाएगी। लेकिन अगर साइज बड़ा होगा यानी कैल्शियम का आइडियल साइज है हमारा, तो जो चिलेट बनेगा बड़ा अच्छा सा बनेगा। इस वजह से ज्योमेट्री जो होगी वो अच्छी होगी और जहां पे ज्योमेट्री अच्छी होगी वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, एट pH 12 EDTA फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। अच्छा, अगर हम pH 12 देंगे यानी कि हम OH आयन से कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर एक्सिस OH देंगे, जो मैं पहले ही बता चुका था, तो मेटल के साथ OH यानी मेटल हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं निस्बतन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स के। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ऑफ द मेटल Mg इज ग्रेटर देन द चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैल्शियम, तो वो OH आयंस को ज्यादा पकड़ के रखेगा, तो उसको निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कैल्शियम अगर हम pH 12 रखेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे जिनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा EDTA के लिए खासकर। अच्छा, टोटल अगर हम टोटल कंसंट्रेशन मालूम करना चाहें कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, तो टोटल कैल्शियम +2 एंड Mg+2 डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन विद द EDTA एट द pH 10। इतनी pH दे रहे हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना बने, तो हमारे पास दोनों की दोनों यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की एनालिसिस हो जाएगी।
अच्छा, यूजिंग अमोनिया बफर एंड EBDTA एज द इंडिकेटर, EBDTA हमने अब इंडिकेटर यूज करा है। अपॉन टाइट्रेशन विद EBDTA कैल्शियम विल बी चिलेट फर्स्ट देन Mg+2, यानी हम ये बात जानते हैं कि पहले कैल्शियम की चिलेट बनेगा, उसके बाद Mg के, लेकिन बनेंगे दोनों के। और अगर हम सिर्फ कैल्शियम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, pH रख देंगे 12। अब ये बात हम जानते हैं कि pH 12 पे हमारे पास जो है वो PPT बन जाएगी इसकी MgOH2 की, और सिर्फ कैल्शियम हमारे पास रहेगा, उसको हम टाइट्रेट कर लेंगे EDT के साथ। और अगर हमें सिर्फ Mg की निकालनी हो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन, तो हम टोटल को माइनस कर देंगे कैल्शियम के साथ, हमारे पास Mg की भी आ जाएगी। यानी हम दोनों की, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अलग अलग एनालिसिस भी कर सकते हैं और एक साथ भी एनालिसिस कर सकते हैं फॉर क्वांटिटेटिव। बैक टाइट्रेशन हम ज्यादातर वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमारे पास कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग ना हो, डायरेक्ट टाइट्रेशन ना हो रही हो, वहां पर हम बैक टाइट्रेशन इस्तेमाल करते हैं एक्सिस EDTA यूज करके। एक्सिस EDTA लेते हैं, उसको हॉट करते हैं, उसको अच्छे से शेक करते हैं ताकि सारा का सारा हमारे पास जो सैंपल है मेटल का वो रिएक्ट हो जाए। अच्छा, करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। एडिशन ऑफ नॉन एक्सिस ऑफ स्टैंडर्ड EDTA टू द सैंपल, हमने एक्सिस में भी लिया और नॉन अमाउंट में भी लिया। हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको विजुअली थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं, हमारे पास सैंपल है, हमें नहीं पता उसमें कितना हमारे पास मेटल है, हमने सैंपल बना लिया, तैयार कर लिया वाटर के अंदर, ठीक है। हमने नॉन अमाउंट का, फॉर एग्जांपल हमने 12 ml ले लिया, 12 ml EDTA ले लिया, नॉन कंसंट्रेशन का ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। कंसंट्रेशन का हम बना लेंगे EDTA, उसमें से हमने 12 ml ले लिया, ठीक है। उसको हमने क्या किया, सैंपल के अंदर डालते गए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 8 ml के अंदर सारा का सारा जो है वो मेटल किसमें कन्वर्ट हो गया है, मेटल EDTA वो बन चुका है, क्या बन चुका है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है। और जैसे हमने 1 ड्रॉप और डाला, यानी 8.1 पे हमारे पास EDTA और इंडिकेटर कलर आ जाता है। लेकिन हम वहां पे रुकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सिस में डालेंगे। हमने 12 का 12 ml डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा आगे पढ़ते हैं। एक्सिस EDTA स्टार्टेड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल आयंस। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सिस EDTA आ गया, जो हम जानते हैं कि वो 4 जो है वो आपके पास क्या है, 4 ml एक्स्ट्रा डाला है, लेकिन 4 ml हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आयंस रहते हो सैंपल के, तो इसीलिए हमने उसको शेक किया अच्छे से, और उसके बाद जो है वो उसको हीट भी करा। उसके बाद हमने क्या किया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया किसी भी मेटल का, ठीक है, किसी मेटल के लिए। अब हमने उसको आइस ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, फिर क्या होगा, हमारे पास जो है मेटल और EDTA अगेन वो बनते जाएंगे, क्या बनते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा। और जैसे ही हमारे पास 1 ड्रॉप एक और एक्स्ट्रा आया, यानी अगर लेट्स से मैग्नीशियम में यूज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड वाला, तो एक और ड्रॉप आया, वो उसने और इंडिकेटर ने कलर जनरेट कर देना है, ऐसा ही है। तो जैसे ही कलर जनरेट होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है वो 1 ड्रॉप एक्सिस आ गया किसका, मैग्नीशियम का। अब हम यहां से जो है EDTA की जो है वो देख लेंगे, हमने EDTA कितना लिया था, हमने मेटल की कितना हुआ, और उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे पास सैंपल कितना था। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमें EDTA पता था कितना है टोटल, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता थी, उसके वॉल्यूम हमें पता था, हमने जो स्टैंडर्ड मेटल लिया उसकी भी कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम भी पता है, वहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो है वो हमारा सैंपल कितना था। इट इज यूज्ड टू द फॉलोइंग केसेस, कहां पे हम यूज कर सकते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक BaSO4, कैल्शियम C2O4 और PbSO4। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक को। वेरिएशन बिटवीन Mn एंड NDTA स्लो, यानी स्लो था, यानी इनकम्प्लीट हो सकता था, पर किस किस में हो सकता है, फेरिक, एल्युमिनियम, क्रोमियम प्लस 3G और etc. The Mn plus is precipitate at the pH suitable for the titration. जो Mn है हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है। द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट क्या होगा, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, कलर चेंज किस तरीके से, फ्रॉम फ्री इंडिकेटर कलर टू मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। हमारे पास फ्री इंडिकेटर था, और जैसे ही 1 ड्रॉप हमारे पास स्टैंडर्ड मेटल का अलहदा हुआ है, वैसे ही जो हमारे पास क्या हुआ, कलर जनरेट हो गया। नहीं, कलर जनरेट नहीं हुआ, कलर जो है वो जो पहले जनरेटेड था अब वो खत्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लिया इन्होंने एल्युमिनियम की। सैंपल ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 इज हीटेड विद नॉन एक्सेस ऑफ दिस EDTA एट द pH 7 to 8. द सॉल्यूशन इज देन एडजस्टेड टू pH 10 यूजिंग अमोनिया बफर। अगेन हमने यहाँ पे pH 10 यूज करी है ताकि EDTA हमारा जो है वो फुल फॉर्म में हो। द रेजिडुअल EDTA स्टार्टेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड Zn+2, यहाँ पे इन्होंने Zn+2 लिया फॉर द स्टैंडर्ड मेटल, और इन्होंने इंडिकेटर क्या लिया, EBT इंडिकेटर लिया है। द कलर ऑफ द चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाइन रेड,
अच्छा, नीचे हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल बताई हुई है कि एल्युमिनियम था हमारे पास, साथ में EDTA था, उसको हमने बॉयल किया और हमारे पास क्या बना, एल्युमिनियम और इंडिकेटर का हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना और साथ में 2H प्लस आयन रिलीज हुआ। अच्छा, ये Zn हमने +2 लिया। अब जो एक्सेस EDTA था बेसिकली उसने भी रिएक्शन कर लिया किसके साथ, Zn के साथ, और Zn इंडिकेटर और प्लस 2H आयन हमारे पास जनरेट होगा। और आखिर में हमारे पास क्या होगा, अब जो हमारे पास जैसे ही 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा आया किसका, Zn+2 का, वैसे ही उसने इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके वाइन रेड कलर बनाया। तो ये थे हमारे पास इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। तीसरी हमारे पास रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन बोथ बैक टाइट्रेशन डायरेक्ट टाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द एंड पॉइंट नॉट बीइंग शार्प इनफ, देन द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन इज मेथड ऑफ चॉइस। तो कब यूज करते हैं हम, इन दिस मेथड ऑफ टाइट्रेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन इज डन बाय डिस्प्लेसिंग मैग्नीशियम और जिंक आयन फ्रॉम द EDTA complex with an equivalent amount of metal ion. Liberated Mg or Zn ions are then titrated with the standard EDTA solution. Modern black used as the indicator. अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, मैंने इसकी एग्जाम्पल भी बनाई है। कैल्शियम सॉल्ट इज डिटरमाइंड इन दिस वे, in this add standard volume of the Mg EDTA solution to calcium salt in the presence of the buffer. Calcium displaces Mg ion and forms a stable complex with EDTA as the calcium EDTA complex. The displacement and the liberated Mg ion are then titrated standard EDTA solution using modern black as the indicator. हमारे पास होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास होता ये है कि जब हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि टूटता नहीं है, यानी मैग्नीशियम आयन का, या हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया Mg EDTA का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उस Mg को हटाना है, और उस हटाने के बाद जो है हमने क्या करना है, अपने नॉन जो आपके पास वो था, फॉर एग्जांपल कोई और मेटल था, उसके साथ आपने रिएक्ट करवाना है और आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम EDTA बन जाएगा और साथ में Mg रिलीज हो जाएगा। जैसे ही Mg रिलीज हुआ, आपने अगेन क्या करना है, उसका जो है वो EDTA के साथ जो है वो रिएक्शन करवाना है और आपके पास Mg EDTA बन जाएगा। कैल्शियम लीड एंड मर्करी कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन बाय द टाइट्रेशन। और आखिर में हमारे पास है अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ द मेटल्स। मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन एक्सप्लेन्स दैट द प्रोटॉन आर लिबरेटेड फ्रॉम द डाइज। ये बात हम जानते हैं कि हम जब भी रिएक्शन होता है, जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है, हमारे पास 4H पॉजिटिव आयन जो है रिलीज होते हैं। कितना कॉम्प्लेक्स बना, 4:1 की रेशियो के हिसाब से अगर हम हाइड्रोजन आयन को टाइट्रेट करवाएं NaOH के साथ, एसिड बेस टाइट्रेशन जो हमारे पास होती थी फ्लोरोथेनिन को यूज करते हैं, वो बेसिक वही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कलर जनरेट होगा, हम अंदाजा लगा H प्लस आयन खत्म हो गया, वहां से हम 4:1 का रेशियो लगा के देख सकते हैं कि हमारे पास मेटल कितना था। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं मास्किंग एजेंट या डीमास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट जो है वो वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पे हमारे पास वो आयन भी मौजूद होते हैं जो हमारे पास एक्सिस या जो हमारे पास सैंपल के नहीं होते या एनालाइट नहीं होते, उनको जो है खत्म करने के लिए या उनको जो है वो साइड लगाने के लिए बेसिकली हम मास्किंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल KCN, ठीक है। KCN जो है वो मास्किंग एजेंट है, मेटल को जो है वो उन मेटल्स को जो हमारे लिए काम की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास है फेरिक +3, एल्युमिनियम +3, SN+3, उसके लिए हम फ्लोराइड यूज कर लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरे भी वो होते हैं मेटल, उनको हम मास्क करने के लिए, ताकि हमारे पास जो एनालाइट है वो बिल्कुल अकेला रहे और उसको हम एनालिसिस कर सकें। इस तरीके से हमारे पास डीमास्किंग एजेंट होता है। अगर हमने उनको भी इस्तेमाल करना है इन दी एंड, कि हम देखना चाह रहे हैं ठीक है उसके साथ भी हमारे पास क्या रीडिंग्स आती हैं, तो हम डीमास्किंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं। डीमास्किंग एजेंट जो है हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCN के लिए बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड होता है या एसिटिक एसिड होता है। तो मैंने आखिर में रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ZnCN4 का, तो अगर हम उसको एल्डिहाइड और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास Zn अलग हो जाएगा और आपके पास जो है वो CH2CnOH बन जाएगा और साथ में आपके पास CH3COO नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अवर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आज के लिए इतना ही था, और कुछ अगर आपके पास क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी लिख देता हूँ। आपको अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो तो मैं वहाँ पे भी आपको दे सकता हूँ। थैंक यू।